Good morning to everyone. How are you? Hope you will be fine. What is going on? After 2 days, once again, we are in front of each other. Welcome. शुरुआत करते हैं, ठीक है? शुरुआत करते हैं. तो इन दैट रिस्पेक्ट बात को समझना है कि कैसे शुरुआत किया जाए. तो आज की तारीख हो गई 8 मई. जो टाइमिंग बता रहा है आपको वो टाइमिंग है 11 AM से 11:45 AM. ये आपका टाइमिंग. GS फाउंडेशन क्लास हिस्ट्री एंशिएंट टॉपिक मगध एम्पायर. और मगध एम्पायर का टाइमिंग जो है हम जो दिखा रहे हैं वो टाइमिंग आपको दिखा रहे हैं 544 BC to 184 BC. ये टाइमिंग आपकी है, ठीक है? तो इस हिसाब से चलते हैं. मैंने आपकी क्लास 6 और 7 को नहीं ली बिकॉज ऑफ सैटरडे संडे, बिकॉज 5 days क्लास गोइंग ऑन. 5 जून बताया ही था एनवायरनमेंट डे था. 6 जून का जो इम्पोर्टेंस है वो ये 1984 में 6 जून को गोल्डन टेम्पल, सो कॉल्ड अमृतसर टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, जो अमृतसर शहर पंजाब में है, वहाँ पर एक ऑपरेशन चला था मिडनाइट में जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार. ऑपरेशन ब्लू स्टार से तात्पर्य है कि पाकिस्तान के बहकावे पर भारत के कुछ सिख ये चाहने लगे थे कि हम सिखों का एक अलग देश बनाएं और वह देश का नाम होगा खालिस्तान. तो खालिस्तान शब्द को लेकर के और खुद को कहते क्या, खारकू. खारकू का मतलब है जो अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए काम करे, खारकू. तो ये चल पड़ा. 5, 7, 8 साल तक बहुत डिस्टर्ब रहा पूरा का पूरा हमारा पंजाब. और अन्य जगहों पर भी वो टेररिज्म एक्टिविटीज़ में शामिल हो गए. उन्हें अगर आतंकवादी कहा जाता था तो कहते नहीं मैं खाड़कू हूँ. जैसे इस्लाम में कुछ लोग वो कहते मैं जिहादी हूँ. ये चीज़ें हैं. पर फाइनली पता चला था कि 300 से ज़्यादा ये खाड़कू, ये टेररिस्ट अमृतसर मंदिर में अंदर बैठे हुए हैं, प्लान में हैं. जर्नैल सिंह भिंडरवाला जो सबका लीडर था, वो सब एक तरह से अंदर में कब्जा करके रखा था. और बहुत दिन से रिपोर्ट आ रहा था कि अमृतसर मंदिर के अंदर में इवन स्त्रियां जो जाती थी पूजा पाठ करने, उसमें भी कई के किडनैप हो जाते और लाश भी नहीं मिलती थी. सब वहीं पे सब कुछ, तो सेक्स स्लेव्स बना के रख लेते थे. ऐसे बहुत सारी चीज़ें आने लगी थी. जरूर बहुत सारे लोग मिले हुए थे उसमें से, बहुत सारे नहीं, कुछ लोग आप कह सकते हैं मिले हुए थे. और अंततः जनरल वैद थे हमारे, रॉड्रिक्स थे, उन लोगों ने तय किया कि नहीं अब कुछ होना चाहिए. तो इंदिरा गांधी ने आदेश दिया कि चलो मध्यरात्रि में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया जाए. तो ब्लू स्टार ऑपरेशन रहा. 24 घंटे के अंदर लगभग 200 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे गए. और अंततः फाइनली यही है आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसके लिए जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा, समय समय पर जो है आपको तय करना पड़ता है कि आपको सही डिसीजन लेना है। तो चलिए, बाय द वे ये बात हो गई, 7 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं,
8 का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ चलिए बात को आगे बढ़ाएं। अब आप हिस्ट्री पे आ जाइए, हिस्ट्री की क्लास है और हमने आपको बताया था क्या चीज़, तो मगध के बारे में। और मगध में हमने कहा था कि हम हर्यक डायनेस्टी, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद नंदा डायनेस्टी और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, अलेक्जेंडर द ग्रेट का इन्वेंशन जो है भारत में वो। तो ये हमारा फोकस है जो आज फिनिश्ड हो जाएगा और जो कल होगा वो हमारा होगा मौर्यन एम्पायर। लेकिन मौर्यन एम्पायर में नहीं जाएंगे, उससे पहले हमें जाना है गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, जो मैंने खुद छोड़ के रखा है कि उसकी कहानी के रूप में डेवलप करेंगे। तो कम टू द पॉइंट, जहां हम पहुंचे थे उस जगह को हम हाईलाइट करें। मगध एम्पायर में हम लोगों ने हर्यक वंश कर लिया था। दूसरा शिशुनाग वंश भी हो चुका था। अब जो तीसरा है हमारा नंद वंश, ये चल रहा था, शुरुआत हो गई थी 344 बीसी से 322 बीसी, ये टाइम था आपका। कैपिटल एज इट इज पाटली। फाउंडर महापद्म, जिसे आप एकराट, शर्व, छत्रांतक, ठीक है, भार्गव, इन सब नामों से जाने जाते थे। ये फर्स्ट था। उसके बाद लास्ट घनानंद till 322 BC। गौर से सुनिए बेटा, और जरा देख लीजिए आप। हर्यक वंश पढ़ा चुके थे, शिशुनाग वंश पढ़ चुके थे, नंद वंश चल रहा था जिसका ये 22 ईयर्स का पूरा टाइम पीरियड है। और 22 ईयर्स में 9 किंग्स हुए। द फर्स्ट वाज महापद्म नंद, हु इज कंसिडर्ड फाउंडर। हिज अनदर नेम एकराट, शर्वछत्रांतक, भार्गव, ये सब उसका नाम था। इसके बाद आखिरी जो हुआ लास्ट किंग घनानंद, दैट्स कॉल्ड धननंद टिल 322 BC। तो ध्यान देंगे, महापद्म नंद फाउंडर था और महापद्म नंद के 8 बेटे थे। 8 बेटे आपस में लड़ते झगड़ते कोई ना कोई कभी ना कभी बने शासक, और आखिरी जो शासक बना वो भी बेटा ही था, जो शासक का नाम है घनानंद। बहुत सारे पुस्तकों में घनानंद है, कहीं धनानंद है। जो हमारे शिक्षक पढ़ा के गए, जो नेशनल म्यूजियम दिल्ली के डायरेक्टर रहे मिस्टर पंत साहब, जो हिस्ट्री के डिपार्टमेंट रहे GNU के, उनसे हम पढ़े थे, तो उन्होंने बहुत क्लियर कहा था कि नाम था धनानंद, जो धन का आनंद ले, और संगम साहित्य में भी इसका जिक्र है। लेकिन घनानंद इसलिए हो गया कि समय के साथ संस्कृत प्राकृत होते होते अपभ्रंश में इसका नाम पड़ गया घनानंद। तो ये बात थी, पर घनानंद ही ज्यादा पूछते आपसे, कोई हर्ष नहीं। महापद्म नंद के दरबार में ही चाणक्य नाम का ब्राह्मण रहता था और अंततः घनानंद के दरबार तक वो रहा, और घनानंद के समय में दरबार का त्याग किया था, तो वो भी आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा मैंने कहा, नंद वंश जो थे वो नाई जाति से बिलोंग करते थे, और उस समय के भारतीय इतिहास का ये पहला वंश है जो
क्षत्रिय नहीं है, जिसने क्षत्रियों को चुनौती दी, सर्व क्षत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला। देखिए इसका नाम है सर्व क्षत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला। एक राट, सभी राज्य को एक सूत्र में बांधकर एक राज्य कायम किया, यानी एक्चुअली अब मगध जो राज्य था साम्राज्य बनता चला गया। तो ये आखिरी, कहते हैं ना आखिरी कील ठोकना, तो समझिए साम्राज्य के संदर्भ में आखिरी कील यही ठोक दिया, तो एकराट कहलाता है। भार्गव, परशुराम से तुलना होती है। परशुराम को हम एक तरह से जानते हैं ना, क्षत्रियों का विनाश करने वाला, कहते हैं उन्होंने 18 बार या 28 बार क्षत्रियों का विनाश किया। तो भार्गव से तुलना उनकी हो गई, क्योंकि ये भी तो सर्व क्षत्रांतक है, ये बात है। अब आइए, महापद्मनंद फाउंडर है, ये उसके सब टाइटल्स कहिए या निकनेम है। फाउंडर है, निकनेम है, ठीक है। नाई जाति से था। भारतीय इतिहास में पहली बार हमारे जो हैं दलित जाति के लोग कह सकते हैं सत्ता में आए, ये समझा जा सकता है। चलिए, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ होगा जब मिस्टर लालू प्रसाद यादव, मिस मायावती, मुलायम सिंह यादव और भी ऐसे बहुत सारे हमारे लोग हुए, नीतीश कुमार जी हुए, अन्य और भी हर जगह, तो बहुत तब्दीलियां होती है, हुआ। अब आइए अब अगले पॉइंट पर। तो आखिरी जो था वो कौन था? घनानंद था। कब से वो राज करता है कहीं इतिहास में जिक्र नहीं मिलेगा, पर ये बोलेगा 322 तक यही आखिरी था, ठीक है। और क्या, तो जब अलेक्जेंडर द ग्रेट का भारत पर आक्रमण हुआ उस वक्त भी मगध का शासक घनानंद था। तो अलेक्जेंडर कब? तो अलेक्जेंडर आप भी जानते हैं क्या, 331 में वो इजिप्ट पर शासन मतलब आक्रमण करता है, मिस्र पे 331 BC, और 326 झेलम का युद्ध राजा पोरस के साथ। तो देखा आपने 31 में भी यही है, और झेलम के युद्ध के समय भी मगध का शासक घनानंद है। तो हम सीधा घनानंद पर आ जाए, ठीक है। घनानंद पर फाउंडर है, लेकिन हमारा फोकस क्या होना चाहिए इस पे, लास्ट घनानंद, ठीक है। तो मैं इसे मिटाऊंगा ताकि आपको कोई सोर्स कंफ्यूज ना करे। तो हर एक हम पढ़ चुके हैं, हमें इस पे नहीं जाना। ये अब मगध एम्पायर है, और आपकी जो डायनेस्टी है वो है आपका नंदा डायनेस्टी, जो आपका 544 से, सॉरी यहां पर लिख देता हूं 322 BC, BC से 322 BC है। अब इसमें लास्ट रूलर घनानंद, ठीक है। 331 BC नियर टू 322 BC में नियर शब्द का यूज करते हैं, बस इस पे ध्यान रखना है कि हमने नियर शब्द का यूज किया, नियर शब्द का यूज किया। चलिए, मैं खुद कह रहा हूं कि धनानंद का शासन कब से आरंभ हुआ पूरे इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा, पर यह है कि सिकंदर जब भारत के उत्तर पश्चिम भागों पर आक्रमण कर रहा था तो उस वक्त कौन था? उस वक्त याद रखिएगा घनानंद भारत में था। इसलिए हमने सिकंदर के आक्रमण की शुरुआत से हमने एक नियर पॉइंट लिया, बट ये तो है ही कि 322 तक था। लेट्स स्टार्ट। पहले कहानी को अच्छे से सुनिए, क्योंकि समय इतिहास में कहानी वाला आ चुका है। घनानंद ने अपने शक्तियों पर 4.5 लाख घुड़सवार सेना से पूरे भारत को रौंद करके एक साम्राज्य कायम कर चुका था, और जो काम बिंबिसार ने शुरुआत किया उसको एक बड़ा आकार देकर ये अंततः
भारत को एक सूत्र में, पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांध दिया। हम घनानंद को देखते हैं कि इसका यूनान के साहित्य में नाम है अग्रमिज। चंद्रगुप्त का ग्रीक हिस्ट्री में नाम है चैंड्रोकोट्स या सैंड्रोकोट्स। अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर यानी अलेक्जेंडर का नाम इंडियन लिटरेचर में, हिस्ट्री में नाम आता है अलिक सुंदर। अभी सिर्फ सुनिए बेटा, अलिक सुंदर सिकंदर का भारतीय इतिहास में नाम। सैंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रीक हिस्ट्री में नाम। अग्रमिज घनानंद का यूरोप यानी यूनान के इतिहास में नाम। ये याद रखना है। अब अगले पॉइंट पर आ जाए। घनानंद की सीमा नॉर्थ वेस्ट में कहां तक थी? योर आंसर विल बी टिल व्यास रिवर। व्यास रिवर याद करिए, सोर्स अप फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, टेक एंट्री इन पंजाब एंड नियर पंजाब फिरोजपुर सिटी merged in Shatluj. This river not goes in Pakistan because before merged make confluence with Shatluj, Firozpur, Punjab. तो व्यास नदी थी। This river in ancient time known विपाशा, विपाशा नाम था। पॉइंट क्लियर? अब आइए, प्लूटार्क नाम का ग्रीक हिस्टोरियन है, वह कोट करता है कि 4.5 लाख घुड़सवारों से जो है नंद ने पूरे भारत को रौंद कर एक सूत्र में बांध दिया और वो बहुत शक्तिशाली है। ये माइंड में कम कर लीजिए। अब आइए, अब देखिए हम चाणक्य की सूरत हाल। चाणक्य पे अब सारा फोकस हो रहा है, गौर फरमाइएगा। राजा है घनानंद, रहने दीजिए। चाणक्य को समझिए। चाणक्य ब्राह्मण था, पाटलिपुत्र का था यानी बिहार का था। इसकी शिक्षा दीक्षा एजुकेशन एट तक्षशिला। तक्षशिला वॉज कैपिटल ऑफ गंधार। गंधार स्टेट था उसका कैपिटल, एंड तक्षशिला वॉज कैपिटल ऑफ गंधार स्टेट, एंड गंधार स्टेट्स किंग वॉज आम्भी, जिसको आप देशद्रोही कहेंगे, जो पौरव राज्य के राजा पोरस से दुश्मनी रखता, अक्सर लड़ाई होती। और अब जब सिकंदर आया तो वो ईरान में पहले ही जाके सिकंदर से मिल करके पौरव के खिलाफ षड्यंत्र कर लिया। यानी आम्भी जो है सिकंदर के सामने बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया अपने दुश्मन पोरस को खत्म करने के ख्याल से। इसलिए आम्भी को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? देशद्रोही। याद रखिएगा, ऐसा एक और आम्भी आएगा, कहने के बाद एक और देशद्रोही आएगा, जो मध्यकाल में गहड़वाल वंश के राजा जयचंद होगा, जिसकी राजधानी कन्नौज है, जिसका सेकंड कैपिटल वाराणसी था, जो मोहम्मद गौरी को कहा था कि अगर तुम अजमेर के चौहानों को पराजित करना चाहते हो तो आई एम विथ यू, यू आर मोस्ट वेलकम। हालांकि साथ नहीं दिया और गौरी ने बाद में उसको भी 1194 में हरा के मार दिया इन द बैटल ऑफ चंदावर। और इसीलिए गहड़वाल वंश के राजा जयचंद को भी कहते हैं क्या? देशद्रोही। देयर आर 2 किंग्स इन इंडियन हिस्ट्री नोन एज देशद्रोही। आम्भी द किंग ऑफ तक्षशिला, सो कॉल्ड किंग ऑफ गंधार। पॉइंट क्लियर? चलिए, तो मैंने कहा कि चाणक्य नाम का ब्राह्मण, जो पिता का नाम चांद था, कुछ लोग कहते हैं चना बहुत खाता था। फिर उसी के संदर्भ में दूसरा पॉइंट कुटिल बुद्धि का था, यानी काफी तेज दिमाग, कुटिल बुद्धि, इसलिए इसका नाम पड़ा कौटिल्य। विष्णु गोत्र कुल का ब्राह्मण था तो इसका नाम पड़ गया विष्णुगुप्त। तो 3 नाम इसका आता है जी। एक्चुअल नाम क्या है? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त गोत्र के आधार पर। पाटलिपुत्र का ब्राह्मण, शिक्षा तक्षशिला में। फिर ये ब्राह्मण मगध राज्य के महापद्म नंद के समय राज्य का राज पुरोहित बना। घनानंद तक राज पुरोहित बना रहा। घनानंद से मन मुटाव हो गया
और इस मन मुटाव से, क्योंकि घनानंद एक अनुशासन प्रिय राजा नहीं था, नियम के हिसाब से नहीं चलता और प्रजा में द्वेष भावना उत्पन्न होने लगी थी। बहुत सारी ऐसी जिक्र है, उतना नहीं करना। तो उसका दरबार का त्याग कहते हैं कि यह कहते हुए किया कि जब तक हम नंदों की सत्ता को उखाड़ फेंक नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठे, और ग्रह त्याग कर दिया। अब ग्रह त्याग के बाद समझिए उसके सिस्टम को। कहते हैं कि वो कहीं बैठा हुआ चिंतन में था और उसके सामने गांव में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा जो है वो नंद राजा का रोल कर रहा था। जैसे हम लोग भी गांव घर में खेलते रहते ना, चोर सिपाही, राजा मंत्री वगैरह वगैरह, तो नंद राजा का रोल कर रहा था। तलवार लकड़ी का अपना बना के चला रहा था और चप्पल तो उस टाइम में सब पहनते नहीं थे। तो कहते हैं खेल खेल में न्याय भी कर रहा था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था चाणक्य को। तो उस बालक को कूस यानी एक कांटे चुभ गए। कूस एक घास होता है जो चुभ जाने पर दुखता है और ब्लड भी होता है, निकलता है। गांव में होता है कूस, पास्चर लैंड में गाय पशु इसको खाती है। तो कूस चुभ गया जिसकी वजह से उसे ब्लीडिंग भी हुई पाँव से, फिर भी वो बहुत अच्छे से खेलता रहा, इतना फर्क उसको नहीं पड़ा। खेल खत्म हुआ तो उस बालक को चाणक्य ने बुलाया। क्या नाम है? बहुत सारी बात फिर पूछा उसके बारे में। तो वो बालक जो कहता है वो ये, ध्यान देंगे, उसके पिता का नाम सर्वसिद्धि मौर्य था, पर उससे नहीं लेना देना। वो कहता है कि दादी है मेरी जो हमें पाल रही है। बोला चलो तुम्हारी दादी के पास। तो वो उसके दादी के पास गया, दादी से सारी कहानी पता चला। तो ये वो जो बालक है, जो भविष्य का चंद्रगुप्त है, वो बालक का नाम चंद्र, एक पॉइंट। दूसरा, दादी उसको पाल रही है, क्यों? तो चंद्रगुप्त जो है वो बालक रूप में भी, उसके पिता सर्वसिद्धि मौर्य उसी मौर्य क्षेत्र में जो है छोटे से राजा थे, और घनानंद ने इस राज्य को निगल लिया था और सर्वसिद्धि मौर्य की हत्या भी कर दिया था, ऐसा इतिहास में जिक्र है। तो ये बात है। तो कहीं ना कहीं राज्य घराने से ही ये बालक था, और ये सिद्ध हो गया कि ये क्षत्रिय है, क्योंकि चाणक्य ने यही गेस किया था कि ये जो एटीट्यूड है तो क्षत्रिय हो सकता है, तो क्षत्रिय है। और इसके मन में अभी भी बाप का बदला लेगा, अगर कहानी उसको पूरा मालूम हो तो। क्षत्रिय है, खेलते खेलते अच्छा शासन कर रहा है, न्याय कर रहा है, और निडर है, खून बह रहा है, फिक्र नहीं है, एक सिपाही जैसी स्थिति है। तो और चाणक्य को क्या चाहिए? बस चाणक्य ने 1000 कारशापण उसकी दादी को दिया और इस बालक को ले लिया कि मैं पाल पोस के बड़ा करूँगा। और उस टाइम में लोग बेच भी देते थे। तो जो कह लीजिए 1000 कारशापण में चंद्रगुप्त मौर्य को बाल्य अवस्था में चाणक्य ने खरीदा और उसको लेकर चला गया तक्षशिला। यूं समझिए कि जिगर पिक्चर का अजय देवगन बनाने लेके चला गया। अगर आप जिगर देखे होंगे तो समझेंगे। तो कहने का मतलब है अपने साथ ले गया कहाँ? तक्षशिला, बिल्कुल दूर। और याद रखिएगा ये बिल्कुल आज भी उतना ही % सत्य है। घर में पढ़ाई नहीं होती, हायर एजुकेशन नहीं होता, दुनिया कैसी है उसकी शिक्षा आपको नहीं मिल सकती। कुछ शिक्षा तो आपको मिल गई कोरोना से, पर दुनिया कैसी है उसका एक पार्ट आपको थोड़ा बहुत दिखा है कोरोना में। पर रियल लाइफ देखना है तो आपको घर से बाहर निकल के सिंगलली ये पूरे वर्ल्ड में तन्हा रख के कुछ दिनों, तब देखिए कि क्या है ये दुनिया। रियल टच मिलेगा लाइफ का, नहीं तो ऐसे तो इमोशनल टच होता है फैमिली का। ध्यान रखिएगा। तक्षशिला में ले गया और आपसे सवाल छोड़ गया, 1000 कारशापन में चाणक्य ने किसे खरीदा? चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कितने में खरीदा? लेके चला। अब तक्षशिला में इसका एडमिशन करवाया, हायर एजुकेशन की क्लास शुरू, सारी ट्रेनिंग सिस्टम, पढ़ाई लिखाई शुरू, और खुद वहां लेक्चररशिप ज्वाइन कर लिया। वो वहां का प्रोफेसर, आचार्य बन गया। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो अब सीन नंबर 2, इधर मगध में क्या है? घनानंद है, और तक्षशिला में कौन मौजूद है? चाणक्य और उसका शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य मौजूद है। एक पढ़ रहा है, एक पढ़ा रहा है, एक लेक्चरर है, एक स्टूडेंट। तो 2 सीन क्रिएट, तीसरे सीन की ओर आपको चलेंगे। तो तीसरा सीन जो क्रिएट करने जा रहे हैं वो ध्यान में रखिएगा। क्या आपसे ये पूछता है ना कि चाणक्य ने किसके दरबार का त्याग किया? घनानंद का।
ठीक है, चलिए तो अब आइए उधर का सीन। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा साउथ एशिया का मैप दिमाग में रखिए या साउथ वेस्ट एशिया। तो ध्यान में दीजिएगा, आप देखेंगे भूमध्य सागर, थोड़ा माइंड में लेके जाइए नक्शे को। भूमध्य सागर में नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पर एक एक आपका आइलैंड कंट्री है, ग्रीस, यूनान। वहां पे एक शहर है मैसिडोनिया, ठीक है। अब यूनान के ठीक साउथ में आइए, समंदर के बीचों बीच साउथ में आ जाइए, तो आपको मिलेगा इजिप्ट, मिस्र मिलेगा, और नील नदी का मुहाना मिस्र। गौर फरमाइए। अब मिस्र के राइट में आइए, आपके सामने में नक्शा है, ऐसे फिल करिए, आप अपने सामने नक्शा फिल करिए। मिस्र के राइट में आइएगा तो आपको जॉर्डन मिलेगा। जॉर्डन के बाद इजराइल वाला पार्ट, फिलिस्तीन वाला पार्ट, लेबनान मिलेगा। लेबनान के बाद सीरिया मिलेगा, सीरिया जिसकी राजधानी डेमास्कस। सीरिया के बाद इराक मिलेगा, पॉइंट क्लियर। इराक के बाद ईरान मिलेगा, ठीक है। और ईरान के बाद भारत की सीमा शुरू हो जाती थी, और भारत का मतलब उस वक्त आज का भारत, आज का पाकिस्तान, आज का अफगानिस्तान, ये तीनों भारत, और नीचे दक्षिण भारत तक तो था ही, तो ये सब भारत था, ये ध्यान रखिएगा। तो ईरान के साथ बॉर्डर लगता था, पॉइंट क्लियर। तो यहां तक नक्शे में आ गए। अब जरा गौर फरमाइए जो मैं आपको कह रहा हूं, गौर से। मेरी सारी कहानी अब अलेक्जेंडर पर कंसंट्रेट होने जा रही है। अलेक्जेंडर, रिमेंबर एवरीवन, अटेंशन प्लीज। अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी अलेक्जेंडर, ये है उसका नाम, ठीक है। और वैसे इसका नाम थोड़ा और लंबा है, अलेक्जेंडर डैश थर्ड है, पर कोई इशू नहीं लेना है। फादर का नाम फिलिप्स, ही वॉज किंग ऑफ मैसिडोनिया। जीजा जी का भी नाम फिलिप्स है, पर आपसे कोई पूछने वाला नहीं। अलेक्जेंडर के गुरु का नाम आपको मालूम है, एरिस्टोटल यानी अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी, नॉट बायोलॉजी, बॉटनी कह लीजिए। तो ये जंतु विज्ञान भी कहीं कहीं लिखता है, लेकिन बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। क्यों? क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले फाउना फ्लोरा का नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी दुनिया को दिया, तो इसलिए उसको कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी या फादर ऑफ बायोलॉजी, पॉइंट क्लियर। अरस्तु किसका शिष्य था? प्लेटो का। प्लेटो किसका शिष्य था? सोक्रेट्स यानी सुकरात का। तो ग्रीस में सोक्रेट्स हुए, उनका पॉलिटिकल चेला जो हुआ वो प्लेटो हुए। प्लेटो का पॉलिटिकल चेला जो हुआ अरस्तु हुआ। अरस्तु ने कई किताबें लिखी, नो डाउट, और अंततः याद रखिएगा अरस्तु का चेला हुआ सिकंदर, जो कोई पॉलिटिकल थिंकर नहीं था पर एक किंग हुआ। तो यहां तक आ गए, ध्यान देंगे। जुलाई मंथ में, मेरे ख्याल से 19 या 20 जो भी जुलाई हो, पर जुलाई मंथ में 356 बीसी में मैसिडोनिया में अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का जन्म हुआ। अब सिकंदर का जब जन्म हुआ, समय के साथ जब पिता की मृत्यु हुई तो ये मैसिडोनिया का राजा बना। अब जब 19 साल का था तब उसके दिमाग में ये आया कि मैं विश्व विजयी करूं, क्योंकि वो अरब सागर के, हिंद महासागर के बारे में सुनता था, भारत के साथ व्यापार वाणिज्य होता था तो सुनता था, एक दूसरे के यहाँ के जो है ऋषि मुनि जो थे उस जमाने के स्कॉलर्स, ट्रैवलर्स यात्रा करते थे, जाते थे, तो कहानी किस्से सब जगह, अमेरिका की कहानी आज भी आपके पास है बिना गए, तो ये चीज़ें तो सब होता था। उसके दिमाग में था कि हमें हिंद महासागर का जो झगड़ा है उसको शांत करना है, और जो सभ्यता वाला देश है जैसे इजिप्ट है, मेसोपोटामिया है, इंडिया है, वहाँ पहुँच बनानी है। कैसी सभ्यता है क्या, ये चीज़ें। और हिंद महासागर हमेशा उसके दिमाग में, जहन में था कि इतना बड़ा महासागर है, डैश डैश डैश। तो ये सब बात उसके दिमाग में थी। इस ख्याल से वो चाहता था कि हम युद्ध विजयी करें। तो यूरोप वो जितना नहीं चाहता था कि यूरोप ऐसी उस टाइम में बर्बेरियन सोसाइटी रहती थी, यानी खाना बदोश बर्बेरियन, और हम लोग यहाँ सभ्य थे, सोसाइटी यहाँ डेवलप थी। तो ध्यान से सुने, अलेक्जेंडर अनमैरिड था, अनमैरिड ही डेथ किया, पॉइंट क्लियर। चलिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब होते हैं, वो अलग बात है, राजा है, रखैल है, पैरामोर है, वो कोई इशू नहीं है। तो याद रखें, अरस्तु जब विश्व विजय के लिए निकला तो अपना पावर ऑफ अटर्नी अपने गुरु, अपने पथ प्रदर्शक और उसके राज्य का प्रधानमंत्री अरस्तु को, प्रधानमंत्री भी था ना वो, अरस्तु को पावर ऑफ अटर्नी देके गया। तो अरस्तु ने कहा अपने शिष्य सिकंदर से,
कि भारत जा रहे हो तो मेरे लिए 3 चीजें लेकर आना। क्या? गीता। बात समझाई? गीता यानी ज्ञान, गुरु यानी कोई ना कोई वहां गुरु से मुलाकात करना, वहां के जो स्कॉलर्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। और तीसरा कहा गंगा जल, यानी गंगा जल लेके आना, वहां पवित्र नदी मानी जाती है। तो गंगा जल, गीता और एक गुरु। तो ध्यान दें, यहां पे हम देखते हैं कि गीता ले लिया होगा, मान लीजिए ले लिया होगा। दूसरा, एक दंडीन नाम के गुरु से उसकी मुलाकात है। वो देखा था कि एक गुरु जो है ऋषि, जो कांटे पर, बबूल के कांटे नहीं होते, बेर के कांटे से, कांटे को बिछावन बना करके सोए हुए। तो वो अचंभित हुआ और बैठा, बातचीत हुई, कुछ ज्ञान भी दिया। तो दंडीन नाम के गुरु से मिला था, ऐसा आईएएस में पूछ चुका है। दूसरा, गंगा जल ले गया होगा या नहीं, इसमें क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि व्यास नदी को तो सिकंदर ने क्रॉस ही नहीं किया, तो कहां गंगा और कहां व्यास, तो असंभव। तो गीता ले गया हो, यह हो सकता है, और गुरु से मुलाकात हुई, दंडीन नाम के गुरु से पूछा हुआ सवाल है। मैं बात करता हूं बिल्कुल रिलेवेंट, ये ध्यान में रखिएगा। हम घुन नहीं, पूरा गेहूं घुन नहीं हम पिसते, ध्यान में रखिएगा। अब ये हो गई बात। अब आइए आगे। तो सिकंदर का पहला आक्रमण 331 बीसी डायरेक्ट समुद्री मार्ग से मिस्र पे था, इजिप्ट पे, जो यूनान के ठीक सामने है, मिस्र पे। मिस्र को जीत लिया और वहां पर नाइल रिवर के डेल्टा रीजन में मेडिटेरियन सी के कोस्ट पर एक शहर बसाया अपने नाम का, अलेक्जेंड्रिया, जिसे आज उर्दू अरबी के ज़बान में अल सिकंदरिया कहता है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अल सिकंदरिया यानी अलेक्जेंड्रिया। आज वो एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो नाइल रिवर के डेल्टा माउथ पर है, यानी मेडिटेरियन सी में, मिस्र में। तो उसी को कहते हैं पोर्ट अलेक्जेंड्रिया। याद रखने की चीज़ है। ज्योग्राफी में ऐसे पूछेगा, नील नदी के मुहाने पर कौन सा शहर है, तो मिस्र के काहिरा मत लगा दीजिएगा, बोलेगा अलेक्जेंड्रिया पोर्ट सिटी। ठीक है? यार किसने बसाया? अलेक्जेंडर। अब वहां से वो लेबनान, जॉर्डन होते हुए आगे बढ़ा और फिर जो है जॉर्डन में पेट्रा था, पेट्रा को जीत लिया। लेबनान जीता, सीरिया जीत लिया। सीरिया के बाद इराक आया, इराक को जीत लिया। इराक कहलाया था क्या? मेसोपोटामिया, असीरियन सिविलाइजेशन। जीत के और पूरब की ओर बढ़ा, और पूरब में आया तो कौन आया? ईरान। गौर फरमाइएगा, ईरान में जो था उस टाइम में, उसको क्या कहते थे? फारस। यूरोप वाले क्या कहते हैं? पर्सिया। कैपिटल जो थी क्या थी? पर्सिपोलिस। ये फारस यानी आज के ईरान का कैपिटल था पर्सिपोलिस। और पर्सिपोलिस पे कौन रहते थे? यही सनातन लोग जो भी थे, आर्यंस वगैरह, सब जो सभ्यता थी वही रहते थे। तो यहां पर क्या होता है, याद रखिए, अभी क्रिश्चियनिटी नहीं है। याद रखिएगा, अभी क्रिश्चियनिटी नहीं है। जहां जो लोग हैं अपना है, यहूदी कह लीजिए, यहाँ सनातन हिंदू कह लीजिए, और हाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म है। ठीक है? तो ये याद रखिएगा, न सिख धर्म है, न क्रिश्चियन धर्म अभी आया है, याद रखिएगा, न मुस्लिम धर्म यहाँ आया है। ये 3 धर्म को तो सोचना बंद कर दीजिए। चलिए, अब क्या होता है? ईरान के पर्सिपोलिस को जीतता है और पूरा साम्राज्य तहस नहस करता है, राजधानी डिस्ट्रॉय कर देता है। इस युद्ध को पर्सिपोलिस का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सिपोलिस का युद्ध। इस युद्ध से ठीक पहले एक छोटा युद्ध ईरान का बादशाह जो है लड़ रहा है, जिसको आप कहते हैं गौगामैला का युद्ध। ईरान के राजा के सैनिक के तौर पर भारत के लोग भर्ती होते थे, रिक्रूटेड होते थे, क्योंकि ये भारत के लोग, निशा राज के लोग, कैपेसी राज के लोग, ये सब बहुत ताकतवर होते थे। पौरव राज के लोग बहुत रणनीतिक होते थे। जैसे आज भी कहते हैं ना, जो बिहार के कुछ पार्ट है, जैसे पंजाब हमारा है, हरियाणा है, राजस्थान है, रणबांकुरे होते हैं यहाँ के लोग। देखते हैं आज भी हमारी मिलिट्री में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और क्या देखते हैं, राजस्थान छाया हुआ है। तो गोरखा छाया हुआ है। तो ये लोग वॉरियर किस्म के होते हैं, तो याद रखिए। तो ये जाते थे भाड़े के सैनिक के रूप में। तो सिकंदर जो है भारतीय सैनिकों से गौगामैला के युद्ध में 329 में लड़ चुका है। ध्यान रखने के लिए अब 327 में देखते हैं कि अब वो कहां पहुंच जाता है? भारत की सीमा पर।
यानी ईरान को नेस्तो नाबूद करके भारत की सीमा। एक पॉइंट क्लियर। अब आइए, भारत की सीमा पर उस वक्त जो है एक तो नहीं 32 छोटे छोटे राज्य थे। नीशा था, कैपेसी थी, प्रोपनिस्ती थी, फक था, भलानत था, शौविक था, ठीक है, तक्षशिला है, ये सब राज्य है। शिवी राज्य है, तो ये सब राज्य हैं। क्षुद्रक राज थे, अहिछत्र राज थे, सब छोटे बड़े राज्य थे। तो लेकिन क्या थे, सब गणतंत्र थे, कमजोर थे, यूनिटी नहीं थी, आपस में लड़ते थे। तो इसलिए वो धीरे धीरे सबको जीत लिया। करीब 20-25 राज्य को जीतते हुए वो तक्षशिला की ओर बढ़ा। लेकिन तक्षशिला का राजा आम्भी का पोरस से दुश्मनी था, तो आम्भी चला गया ईरान और सिकंदर के खेमे में जाके मिल गया। जैसे विभीषण यहाँ आ गया था, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो मिल गया और वो उसका हो गया। तो आम्भी तो अधीनता कबूल कर लिया, ये याद रखिए। तो आम्भी कहाँ का राजा था, गंधार का। राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला, इसलिए तक्षशिला का राजा था। सिकंदर की अधीनता किसने कबूल कर ली, आम्भी ने। किस प्राचीन राजा को देशद्रोही कहा जाता है, आम्भी ने। अब इसको जान लीजिए। अब आम्भी का राज्य कहाँ था, ये क्वेश्चन आता है। तो इंडस रिवर और झेलम रिवर के बीच में, इंडस और झेलम के बीच में किसका राज था, ये याद रखना, इसी का था। अब अगला जो है, झेलम से चेनाब के बीच में किसका राज था, तो वो राज का नाम था पुरु। और ये पुरु को ही कहते हैं पौरव। और यहाँ के राजा का नाम पोरस। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, ये तो सुनते हैं ना। तो पोरस राजा था, पौरव यानी पुरु राज्य का। अब आइए, निकाया उधर ही था। अब होता क्या है, सिकंदर की सेना झेलम नदी के उस पार, हम भारत में हैं तो हम उस पार कह रहे हैं, तो वरना झेलम के उस पार, ठीक है, ट्रांस झेलम था। और इसकी सेना इस तरफ थी और दोनों करीब 2 महीने से अटकी हुई थी। फिर क्या होता है, सिकंदर एक बरसात वाली रात में, थोड़ा बारिश आए रात में, कहता अपनी सेना को जश्न मनाने के लिए कहता है। कुछ लोग सेना के रुक जाते हैं, वो जश्न मनाते हैं। तो इस पार से ये दिखाई देता है कि वो लोग जश्न में डूबा है, युद्ध क्या करेगा, ये लोग निश्चिंत हैं। अब वो सेना के एक बड़े टुकड़े को दूर ले जाके, और दूर 16 माइल 16 किलोमीटर ले जाके अटक के पास से, अटक एक जगह है, अटक के पास से ले जा करके वो झेलम नदी को क्रॉस करता है, जहां पर पहाड़ी क्षेत्र में पानी कम था। और क्रॉस करने के बाद पीछे से पोरस की सेना पर अटैक करता है। कब, 326 BC में। और फिर पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध होता है। तो ध्यान देंगे, पोरस की तरफ से लड़ने के लिए पहले पोरस का बेटा गया और सिकंदर से लड़ाई हुई। और इन दरमियान पोरस का बेटा ने सिकंदर के घोड़े को मार गिराया। सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेला। सिकंदर ने अपने इस प्रिय घोड़े के नाम पर एक शहर बसाया, टाउनशिप बुकाफेला। आज ये बुकाफेला शहर पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर नीलम घाटी में है, नो डाउट। तो बुकाफेला समझ में आ गया कहां है। चलिए, दूसरा, बेटा मारा गया, नो डाउट, ठीक है। अब जो है सिकंदर से लड़ने के लिए पोरस अब आएगा। बेटा मर गया तो पोरस आएगा। तो याद रखिएगा, हम लोग हाथी पर लड़ते थे, ठीक है, और वो लोग जो लड़ते थे जनरली घोड़े पर होते थे। हमारे यहाँ घोड़े भी होते थे, पर हाथी, राजा हाथी पर बैठा, वहां घोड़े पर। रिमेंबर, हम सिकंदर को ही देखेंगे कि वह अर्केशिया क्षेत्र में एक जगह है, उस जगह को बसाएगा जिसका नाम है कंधार, ठीक है। तो कंधार शब्द जो है ना, कंधार, उसी ने बसाया इसे, ये ध्यान में रखिएगा। कंधार किसने बसाया, सिकंदर। और काबुल है ना, जिसका पुराना नाम होगा कपिशा, तो कपिशा शहर भी वही बसाएगा। तो देखिए, बुकाफेला बसाया जो आज पीओके में अपने घोड़े के नाम पर, कपिशा शहर बसाया जिसका नाम आप देखते हैं आज काबुल है अफगानिस्तान में। फिर कंधार शहर बसाया जो आज भी अफगानिस्तान में है, 3। और अलेक्जेंड्रिया बसाया कहाँ, मिस्र में। 4 शहर तो आपके सामने में जो सिकंदर ने बसाया। चलिए अब आगे आ जाते हैं। अब जो है सिकंदर के संदर्भ में लड़ाई होगी। तो जब पोरस लड़ाई करने के लिए गया तो ध्यान रखेंगे, बारिश का टाइम था और हाथी जो है स्लिप करेगा,
और घोड़ा नहीं, घोड़ा की पकड़ बड़ी अच्छी होती है। चाहे वैष्णो देवी जाइए या कहीं जाइए पहाड़ों में, तो घोड़ा की स्थिति देख सकते हैं। फिर भी लड़ाई हुई, अंततः पोरस जो था हाथी पर था और एक तीर लगी और आंख में तीर लगी, पकड़ लिया गया। जो भी हुआ शॉर्ट में समझिए। सिकंदर ने सीधा पूछा, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? तो जवाब मिला, राजा हूं, राजा की तरह सलूक किया जाए। तो इस शख्स की वीरता को देकर सिकंदर ने उसका राज्य वापस कर दिया। भले अधीन मान लिया, पर राज्य वापस कर दिया। याद रखिएगा, मारा नहीं, राज्य वापस कर दिया। ये ध्यान में रखिएगा। इस तरह से सिकंदर की लड़ाई 326 बीसी, इसको कहते हैं झेलम का युद्ध। और झेलम के युद्ध को ही आप कहते हैं वार ऑफ हाइडास्पस, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में, यूरोपीय भाषा में झेलम का नाम हाइडास्पस है। तो याद रखिएगा। और इसको संस्कृत में कहते हैं झेलम को वितिस्ता। तो वितिस्ता का युद्ध संस्कृत में, वार ऑफ हाइडास्पस ग्रीक लैंग्वेज में, और झेलम का युद्ध हिंदी में। ये सब एक ही है। 326 बीसी, अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस। ठीक है, पौरव राज का राजा। पॉइंट क्लियर। अब 10 मिनट का ब्रेक, दूसरे वीडियो में अब अलेक्जेंडर के बारे में 10 क्वेश्चन, उसके बाद राइटिंग वर्क। ठीक है बेटा, थैंक यू। एनसीईआरटी का हो गया उसका? मैंने उसको सब समझा दिया, वीडियो बना के भेज दिया। देखिए ये प्रॉब्लम। अच्छा